तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ इस कोरोना काल में आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, तो इसलिए मास्क पहनते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना बना के रखिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चैनल में हम रीड की तैयारी कर रहे हैं, तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम अब हमारी स्टडीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इस समय सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 के पाठ की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है और इसमें से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक हमने जो है हमारे लगभग 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और आज हमारा ये जो क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, हमारी संस्कृति एवं विरासत। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये लगभग जो 5 चैप्टर थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें से हमें बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस मिले हैं। जैसे ही हमारी 6 की बुक हो जाएगी कंप्लीट, इसके बाद हम 6 क्लास के नोट्स को डिस्कस करेंगे एक बार, जो मैंने एक साथ बना रखे हैं, जिससे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये बुक्स रीड करनी है और साथ ही साथ उन नोट्स को कंसिडर करना है, जिससे आपके लिए ये सब याद करना बहुत आसानी से हो जाएगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है अध्याय 21, हमारी संस्कृति विरासत। देखिए इसमें इस चैप्टर में हमें स्तूप वगैरह के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है जनरली आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रीड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, पटवारी का हो, ये आपकी डेट जीके है और ये डेट जीके में लगभग ये सारे टॉपिक्स आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। तो आप चाहे रीड की तैयारी कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्री टाइम में भी अगर इन चैप्टर्स को आप सुनते हैं तो आपको इससे कुछ नॉलेज ही मिलेगी। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए अच्छी हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रीड विद पैशन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर में अपने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली थी। उसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बताइए बिंदुसार को किस और नाम से जाना जाता है। ये आज आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कि बिंदुसार को और किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे और मुझे मेरे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है, जो उसकी संपूर्ण मानसिक पहचान को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति या राजा के सुकृत्यों एवं सुकायों का परिणाम मात्र नहीं होती, अपितु अनगिनत ज्ञात व अज्ञात व्यक्तियों के लिए निरंतर चिंतन, दर्शन व परंपराओं का परिणाम होती है। मानव द्वारा सर्जित कला, शिल्प, स्थापत्य, साधना, संगीत, नृत्य, व्यक्तिगत जीवन में के नियम, आस्था आदि विषय भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। देश और काल में संस्कृति के स्वरूप में मानवीय प्रयत्नों में से बदलाव आते रहे हैं और इस प्रकार संस्कृति का विकास होता रहा है। पिछले अध्यायों में हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में प्राचीन काल में कला, शिल्प, स्थापत्य और साहित्य के बारे में जानिए। स्तूप बहुत प्राचीन समय में बनाए जाते थे। अस्थियों के ऊपर मिट्टी, ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीले को स्तूप कहा जाता है। देखिए अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि स्तूप किससे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अस्थियों के ऊपर मिट्टी और ईंटों से आदि से बनाए जाने वाले अर्ध गोलाकार टीलों को हम स्तूप कहते हैं। सेठ भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता था टीला। कहते हैं कि शाक्य गौतम बुद्ध के अपने शिष्यों से को कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए। बुद्ध के अवशेषों के 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखे गए। स्तूप में एक धातु मंजूषा में बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए पूजा स्थल के पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि इसे स्तूप कहा जाता था। ठीक है, शुरू में हो सकता है स्तूप महज एक टीला मात्र ही हो, पर कालांतर में इसका आकार ईंट और पत्थरों से बड़ा बनाया जाने लगा। इसके ऊपर छत्र लगा दिए गए, चारों ओर परिक्रमा के लिए वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया, गलियारे या प्रतिमाओं को सजाया जाने लगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम में श्वेत पाषाण से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर अंडरलाइन करिएगा।
मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी बहुत प्राचीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए सांची का स्तूप कहाँ है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप महास्तूप अपने स्थान पर आज भी स्थित है, किंतु भारहूत स्तूप के अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित। देखिए अगर हम ये देखें ना तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर एक बार नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इसके बाद स्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैत्य और बिहार, पहाड़ों और कई गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। कुछ गुफाओं को इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए भी होता था, ऐसी गुफाओं को बिहार करते थे। देखिए अब ये सारे लाइन्स जो है ना ये सब इंपॉर्टेंट हैं। पूजा स्थल को चैत्य कहा गया, ठीक है। और जहाँ ये आपका जो है कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षु के रहने के लिए होता था, इन गुफाओं को हम बिहार कहते थे। तो ये सारी लाइन हम पे इम्पोर्टेंट है। बिहार 2 अथवा 3 मंजिला होती थी। बिहार में ठहरने के अलावा भिक्षु पढ़ाई करते, ध्यान करते थे, अनेक विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इसके बारे में आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। ये गुफाएं काल, भांजा, अजंता, एलोरा, कन्हेरी में देखने को मिलती हैं। स्तूप, चैत्य एवं बिहार की दीवारों को मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित किया गया है। इन मूर्तियों एवं चित्रों के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं कहते हैं जिन्हें हम। गुफाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं कहीं पशु पक्षी की प्रकृति का अलंकरण भी दिया गया। स्तूप निर्माण में राजा, श्रेष्ठी, व्यापारी और अन्य लोगों के दान देते थे और उनके नामों को भी पत्थर व उत्कीर्ण किए जाते थे। देखिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। और आज भी यह जो है हमारे, आज भी जो है ये और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सांची का जो स्तूप है इसमें इस भिक्षु पढ़ाई करते थे। ये गुफाएं काल, भांजा, अजंता, एलोरा देखने के लिए मिलती हैं। स्तूप, चैत्य, देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में प्राचीन स्थापत्य, शिल्प और चित्रकाल के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बादुरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी हैं। हर गुफाओं को नीचे नदी तक जाने के लिए सीढ़ी काटी गई है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से ये 5 गुफाएं पूजा स्थल चैत्य हैं और बाकी गुफाएं भिक्षुओं के रहने के बिहार हैं। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया है। ऐसा लगता है कि मानो अजंता का इस्तेमाल करने वाला सारा समुदाय यह स्थान छोड़कर एलोरा चला गया। एलोरा स्थानीय भाषा में बेलूर, उस समय ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। देखिए आज के टाइम में बेलूर को हम बेंगलोर के नाम से जानते हैं और ये आज भी जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की, ये गुफाएं बहुत फेमस हैं। ये अलग अलग राज्य, अलग अलग साम्राज्य के टाइम पे बनाई गई थी। कुछ गुफाओं में आपके अशोक का भी काम है, कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कराया है, कुछ कुषाणों का भी है इसमें। तो बहुत सारे राजाओं हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया था इसमें। इसके बाद है अजंता के चित्र बनाने की विधि। अजंता के भित्ति चित्रों के निर्माण के पहले पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। इसके लिए खाड़ियों, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। इन सभी को मिलाकर पीस का पलस्तर हेतु गाढ़ा लेप तैयार कर दीवार पर 1 इंच मोटा पलस्तर कर दिया जाता था। इसके ऊपर अंडे के छिलके के मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने का घोल चढ़ाया जाता था। इसके बाद लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बनाकर उसमें रंग भर दिया जाता था। चित्र के रंग भर देने और काली रेखाओं को पक्का चित्र बन जाने के बाद उसे कन्नी से पीटा जाता था, जिससे रंग दीवार की गहराई तक बैठ जाता था। तत्पश्चात पूरे चित्र को चिकने पत्थर से घोट कर पॉलिश की जाती थी। इस विधि को फ्रेस्को या भित्ति चित्र कहा जाता था। अजंता की गुफाओं में बने चित्र दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की चित्र परंपरा में पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि के चित्र परंपराओं को बहुत प्रभावित किया है। अजंता गुफाओं के भीतर चैत्यों के निर्मित स्तूपों पर बुद्ध के चित्रों और बुद्ध के समय की अनेक कथाओं को चित्रित किया गया है। इसके साथ बचे रिक्त स्थानों को पुष्पीय अलंकार अथवा पुष्प पक्षी की आकृतियों से सजाया गया है। देखिए हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता के से प्राप्त मृद शिल्पों एवं धातु के पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से होता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बताइए सिंधु सरस्वती सभ्यता में प्राप्त मृद शिल्पों यानी कि जो मटके के टुकड़े होते थे उनके बारे में बताया है और धातु एवं पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से प्राप्त होते यानी कि
जो आप अलंकार कहते हैं, या जो मूर्तियों का निर्माण है, या जो भी चित्रकारी है, वो आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही प्रारंभ मानी जाती है, या कहिए कि तभी से हमारी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वास्तविक स्वरूप में वो कब आई है? मौर्य काल में। पत्थर तराश कर मूर्तियां बनाने की कला हड़प्पा की सभ्यता में भी मौजूद थी। हम पहले देख चुके हैं सम्राट अशोक के समय में सारे मौर्य साम्राज्य में पत्थर तराश कर अलग अलग स्थानों पर शिलालेख रखे गए हैं। शिलालेख क्या होते हैं कि एक बड़े से पत्थर पर रूल एंड रेगुलेशन, या उस टाइम के जो जो भी नियम कानून होते थे उनको लिख दिया जाता था, जिसमें साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में सम्राट के विचारों का उल्लेख था। लगता है कि ये शिलाएं सम्राट द्वारा लोगों पर अपनी बात पहुंचाने का माध्यम था। इसी तरह मौर्य काल में भी अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ खड़े खड़े किए गए हैं, जिनमें सम्राट का संदेश होता था। कई स्तंभ पर पशुओं जैसे सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी के बहुत सुंदर चित्र बलुआ पत्थरों से बनी थी। सारनाथ जी की लाट और मेहरौली का लोह स्तंभ तत्कालीन कला में अपूर्व उदाहरण। देखिए, सारनाथ का जो स्तंभ है वो आज भी बहुत फेमस है, और आप देख सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी थी उस टाइम की, अब वो आज तक मतलब खड़ी है। इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि कितने अच्छी चीज़ों से उस टाइम पे बनाया जाता था। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला है, उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं। उसके शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण सिंह इतने आकर्षक और सुंदर हैं कि उसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इस स्तंभ के सिरे पर 4 शेर चारों दिशा में मुंह खड़े किए बैठे हैं, जो राष्ट्र की शक्ति और शौर्य के प्रतीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चित्र में दे रखा है कि ये डाक टिकट वगैरह पर भी लगाया गया है। ये मूर्तियां हैं, तो उस टाइम की कला कितनी उच्च कोटि की कला होगी। इसके नीचे गोलाकार चौकी है, उस पर उभार कर चक्र, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां बनाई गई हैं। अशोक स्तंभ का यह शीर्ष दुनिया की मूर्ति कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। स्तंभों में मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश की गई है। इसी प्रकार इस काल में स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी हैं। इसमें पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चावर धारिणी स्त्री की मूर्ति, पटना व परखम की से प्राप्त यक्ष लोहानपुर से प्राप्त मानव धड़, मौर्यकालीन शिल्प कला वैभव आदि के प्रमुख उदाहरण। देखिए, अब ये ना पूछ लेगा आपसे किसी को कि पर्टिकुलर आपका ये जो चीज़ है वो कहाँ से मिली है, तो ये आप लाइन ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि स्तंभों पे, उस समय के स्तंभों पर किस तरीके की पॉलिश की जाती थी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो लगभग इस चैप्टर में देखें ना, या इससे पहले जितने भी चैप्टर थे, उसमें आपकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन क्या बना के आपसे पूछ लिया जाएगा आपको नहीं पता, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और याद रहनी चाहिए, तो इसलिए इसको भी देखिएगा ज़रूर। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध के मानव रूप में मूर्ति बनी, जो भारतीय कला को इस युग की सर्वोत्तम देन है। इस काल की कला में गंधार व मथुरा मुख्य केंद्र थे। देखिए, आप उससे पूछ लीजिएगा कि बताइए कुषाण काल में जो कला केंद्र थे वो कौन कौन से, तो आपको बताना होगा कि गांधार और मथुरा। गांधार व मथुरा में बौद्ध तथा हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों, शिव के 2 रूप, एक लिंग, दूसरा मानव रूप के साथ साथ कृष्ण, बालराम, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती आदि की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी बनी हैं। गंधार मूर्ति कला के शिल्पकार यूनानी थे, लेकिन उनकी कला का आधार भारतीय विषय थे। गंधार मूर्ति कला में बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर घुंघराले जूड़े में बंधे हुए बाल, प्रभा मंडल उकेरा गया है। इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शी और सलवटों का यथार्थ प्रभाव आया है। गुप्त काल में चित्रकला, मूर्तिकला, मंदिर निर्माण कला के अनेक प्रमाणित शास्त्रों की रचना हुई है। इस काल की मूर्ति कला भारतीय तत्वों से ओतप्रोत थी। इस काल के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में अनेक मूर्तियां बनाई गई। इस काल की बनी मूर्तियों में हिंदू धर्म से संबंधित शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु, जो कि आपके देवगढ़ मंदिर झांसी में मिला था, उत्तर प्रदेश, शिव पार्वती त्रिमूर्ति आदि प्रमुख है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर मूर्ति है वो किस स्थान पर और कहाँ की थी, तो ये पता होना चाहिए आपको। सारनाथ स्थित धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा, अनेक जैन तीर्थों की प्रतिमा इस काल में निर्मित हुई। भारतीय कला को इतिहास के इस कला को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य, कहानी, काव्य आदि साहित्य में गिने जाते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्हें पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि इन्हें बोला और सुना जाता था। इसी रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। इसको सही उच्चारण के साथ साथ अगली पीढ़ी को संप्रेषित किया जाता था। साहित्य लिखने की परंपरा 4वीं सदी ईस्वी से शुरू हुई, यानी कि साहित्य को लिखना कब से प्रारंभ हुआ? आपकी 4वीं सदी से। प्राचीन भारत का साहित्य कई तरह का था। कुछ धर्म में संबंधित था, जैसा कि वैदिक साहित्य। कुछ धर्म को लेकर कहानियां थी, जैसे कि जातक कथाएं, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं कि ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अनेक काव्य और कथाएं धर्म के अलावा भी थीं, जो पुरानी यादों को ताजा करती हैं।
रामायण और महाभारत प्रसिद्ध काव्य थे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साहित्यिक कार्यों एवं उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन का महागाथा है। श्री राम के जीवन की कथा हिंदुस्तान के अलावा पूर्वी एशिया में भी फैली है। आज भी श्री राम की कथा हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ संपूर्ण पूर्वी एशिया व विश्व के विभिन्न भागों में सुनी व मर्चित की जाती हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के कुरु परिवार के बीच लड़े गए युद्ध से संबंधित गाथा है। महाभारत में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महान संदेश जो आज भी प्रशासनिक एवं भगवद गीता के रूप में संग्रहित हैं। हम अगली कक्षाओं में हम जानेंगे कि किस तरह गीता को भक्ति धारा का स्रोत निहित है। दक्षिण के मुद्दे शहर में तमिल भाषा में साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यह साहित्य आज भी जीवंत है। संस्कृत के में गुप्त काल में कवि कालिदास ने अनेक काव्यों की रचना की थी, जिसमें नाटक जैसे अभिज्ञान शकुंतलम आज भी खेले जाते हैं। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत प्रकार दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया। उच्च वर्ग में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि बाकी प्राकृत। इसमें इतिहासकार यह निष्कर्ष निकालते थे कि अब तक भारत में एक्सक्यूज मी गैर संस्कृत प्राकृतिक भाषाओं का काफी प्रचार हो चुका था। कालांतर में इन्हीं प्राकृत भाषाओं को हमारी वर्तमान भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। भारत का नाट्य शास्त्र इस काल की प्रमुख रचना है, जो नाट्य, नर्तन, अभिनय, संगीत आदि कलाओं की जानकारी देता है। इसी काल में विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे बहुउपयोगी ग्रंथ की रचना हुई थी। देखिए, अब ये जितने भी आपकी ये बुक्स के नाम हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये लिखे गए हैं या किसने किसको लिखा है। तो ये आप सारे देखिए, जैसे शीतले सत्यनारायण ने मणिमेखलाई लिखा है तमिल में, सम्राट हर्ष ने रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका लिखी है। तो ये सारी जो बुक हैं, ये सभी रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत पूछी भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि रीड में ही पूछ जाती हैं, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दीजिए या किसी का भी दीजिए, इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाती हैं। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत का प्रवीण साहित्य अत्यंत उन्नत था। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक में लिखा था, जो महान चिकित्सक का था। इसमें दवाओं और बीमारों के इलाज के बारे में वर्णन है। इसी तरह श्रुत संहिता में संकलित सत्य चिकित्सा संबंधित जानकारी सहित है। 8वीं सदी में श्रुत संहिता को अरबी में अनुदित किया गया। इस तरह से हिंदुस्तान में पनपा चिकित्सा संबंधी ज्ञान अरब प्रदेशों में भी पहुंचा और अरबों के माध्यम से यूरोप में भी पहुंचा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टे में खगोल शास्त्र के बारे में बताया, जो भारत को खगोल विज्ञान की महानता को दर्शाता है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया गया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही यह बताया गया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आज भी खगोल शास्त्री इनके द्वारा लिखे गए सिद्धांतों को प्रामाणिक मानते हैं। देखिए, ये भी बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताया है। विनय पिटक जो है भिक्षु और हेतु नियमों का संग्रह था। सुत्त पटक में क्या होता था, बुद्ध की शिक्षाएं थी। अभिधम्म पिटक जो था वो किसका था। तो ये जब हम आप पूरे नोट्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब हम लोगों ने अपनी 6th क्लास की बुक जो है वो ख़त्म कर ली है और 6th क्लास के बाद अब हम 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से हम सारी क्लासेस की हिस्ट्री करेंगे 10th तक की। तो उससे जो आपका लगभग सारी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। और हिस्ट्री में इतना रीड में जो है वो आपका इतना ही चलता है। इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा नोट्स हैं उनको देखेंगे, ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे नहीं, और साथ के साथ हम MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चीज़ छूट जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ रह रहा है, आप हमारे साथ कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें कि मैम यहाँ ये कमी रह गई है, ताकि हम भी उसमें सुधार कर सकें। देखिए, गलती हमसे भी होती है, क्योंकि हम भी आपकी तरह आम इंसान ही है। कई बार जल्दबाजी में बोलते हैं तो बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान मत दीजिए, और अगर हमारी कोई गलती है तो हमें सही करके बताइए कि मैम आपने ये नहीं किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको लगता है अगर ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।